हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन इसका पार्ट देखेंगे। इस पर हम 50 प्लस टॉप एमसीक्यूज़ देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। आपका यानी पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इसी में से आपको यानी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या हर बार पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो मैंने सब इसमें करवाए हैं। आपको 30 मार्क के लिए यूनिट पूछा जाता है। अगर आपने ये सीरीज़ देखी तो 25 प्लस आपको आना ही चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स चलते हम क्वेश्चंस की ओर, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड। सबसे छोटा यानी बैक्टीरिया के सबसे छोटे रूप को क्या कहा जाता है, ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरिया ये क्या होता है वो देख लेंगे हम। बैक्टीरिया ये एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट होता है। यूनिसेलुलर यानी क्या, सिंगल सेल होते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये सिंगल सेल होते हैं। और ये यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत बड़ी चैन होती है जिसमें जो यानी बैक्टीरिया जो है अच्छे भी होते हैं कुछ, और कुछ यानी बीमारियां वगैरह भी फैलाते हैं। तो सबसे छोटा बैक्टीरिया जो है उसका क्या नाम है वो हमको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेंगे हम, जैसे कि वेब्रियो, देन कुकीज़, बेसिली, स्पिरिला। तो इसका राइट ऑप्शन है स्टूडेंट्स कोकीज़। इसका राइट ऑप्शन है कोकीज़। ये सबसे छोटा है, ये छोटे रूप का बैक्टीरिया इसे कहा जाता है। देन अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि फ़ायदेमंद भी होते हैं और हमको नुकसान भी देते हैं कुछ कुछ बैक्टीरिया। जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दही वगैरह बनाने काम आता है। तो इस तरह से कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वायरस क्या है ये हमको बताना है। तो पहले वायरस हम जान लेंगे, वायरस क्या होता है। वायरस ये हमें इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शंस फैलाता है वायरस। नहीं तो फिर अलग अलग डिसीज़ वगैरह, जैसे कि अभी कोविड-19 जो होता वो एक वायरस का ही रूप था। तो स्टूडेंट्स वायरस जो है ये ह्यूमन, देन प्लांट, देन एनिमल के सेल्स में होते हैं। ये सेल्स में होते हैं और ये सेल्स के बिना नहीं रह सकते। यानी ये सेल्स एक होस्ट की तरह काम करता है। यानी होस्ट क्या, उसको यानी पूरा जो उसका खाना पीना है वायरस का, उसी में से यानी सेल से ही वो लेता है। तो इस तरह से ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं इंसान को, या फिर अलग अलग बीमारियां इसको लग जाती है। इस तरह से वायरस क्या है ये देखेंगे हम। कंप्लीट सेपेरोफाइट्स, देन पार्शियल पैरासाइट्स, देन पार्शियल सेपेरोफाइट्स एंड टोटल पैरासाइट। इसका राइट ऑप्शन क्या है, टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट यानी क्या, टोटली ये सेल्स पे डिपेंड होते हैं। यानी ये खुद उनका खाना नहीं बनाती, दूसरे पर डिपेंड होते हैं पूरी तरह। तो इस तरह से ये टोटल पैरासाइट इसको कहा जाता है, वायरसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया तो हमने देख लिया, बैक्टीरिया अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है वो हमको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, तो कौन सा रोग है। बैक्टीरिया हमने देखा कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट होता है। देन इसको सेल वॉल भी होती है। तो इस तरह से कौन सा डिसीज होता है वो बताना है हमको। ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, देन स्मॉल पॉक्स, रैबिस एंड रिकेट्स। उसका राइट ऑप्शन है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट यानी ये डिसीज़ होता है, ये रोग होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ HIV। HIV का विस्तार रूप है, क्या है उसका रूप वो बताना है हमें। HIV आपको सभी को पता होगा, ये बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। इससे यानी अलग अलग बीमारियां हमको लगती है ज़्यादा। यानी HIV जिसको होता है, एड्स भी बोला जाता है उसको, एड्स जिसको होता है तो उसको अलग अलग यानी वीकनेस, देन इलनेस वगैरह जो है, अलग अलग बीमारियां जो है उसको घेर लेती है। तो ये HIV एक बहुत सीरियस बीमारी है जिससे आदमी यानी डाइड भी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस, देन ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, नन ऑफ दी एंड ऑल ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस, मानव प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम वायरस। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो यही यानी आपको लॉन्ग फॉर्म वगैरह भी पूछा जाता है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द गैसियस लेयर विच सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड, यानी जो पृथ्वी को घेरने वाली गैस होती है उसको परत को क्या कहा जाता है, वो हमको बताना है। हम पहले ये जान लेंगे कि वो गैसियस का लेयर में कौन सी गैसेस होती है, वो हम पहले देख लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन होती है, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन, देन और बहुत सारी जो गैसेस होती है। जैसे कि नाइट्रोजन आपको सभी को बताऊंगा 78% नाइट्रोजन होता है, हाईएस्ट परसेंट गैस का यानी नाइट्रोजन होता है। देन 9% जो है ये ऑक्सीजन होता है आपका। देन आर्गन ये 0.9% होता है आर्गन। देन अदर गैसेस जो है वो 0.1 में होती है, यानी ये पूरा 100% हुआ आपका। तो इस तरह से ये गैसेस का जो लेयर है ये पृथ्वी के यानी जो पृथ्वी को घेरा हुआ है ये लेयर ने, तो ये मिक्सचर है उसका, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड मेनी मोर गैसेस। तो उस लेयर को क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फेयर, देन लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड ओजोनोस्फेयर। तो इसका राइट ऑप्शन है एटमॉस्फेयर इसको कहा जाता है। तो ऐसे आपको सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टॉक्सिक गैसेस आर रिलीज बाय, टॉक्सिक गैसेस ये कौन रिलीज करता है, यानी टॉक्सिक गैसेस ये क्या होते हैं ये पहले हम जान लेंगे। टॉक्सिक गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, ऐसी ये गैसेस होती है जिससे हेल्थ इफेक्ट होता है, देन इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट होता है इससे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स टॉक्सिक गैसेस इसको कहा जाता है। और वो कहाँ से रिलीज़ होती है, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह इसमें से भी ये रिलीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन क्लोरीन वगैरह ये गैसेस रिलीज़ होती है। तो वो कहाँ से होती है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है मोटर व्हीकल, देन बैलगाड़ी, देन इलेक्ट्रिक बाइक, देन बाईसाइकिल। इसका राइट ऑप्शन क्या है इसका मोटरसाइकिल से ही होती है, बैलगाड़ी से तो नहीं होंगी। देन इलेक्ट्रिक बाइक से भी यानी कुछ गैसेस नहीं रिलीज़ होती। बाईसाइकिल यानी साइकिल्स वगैरह है, इससे भी जहरीली गैसेस जो है वो नहीं निकलता है। मोटरसाइकिल ये ऐसा एक ये है ये यानी ये ऑप्शन में मोटरसाइकिल ये ऐसा एक है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये गैसेस ये रिलीज़ करती है और इससे इंसान के हेल्थ को भी इफ़ेक्ट होता है एंड देन इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट होता है इससे। देन ये क्वेश्चन हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, जो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये यानी कहाँ पर ये स्थापित है वो हमको बताना है। तो पहले हम ये जान लेंगे कि ये किस वर्ष में यानी स्थापित हुआ था। तो 1958 में ये स्थापित हुआ है। और किस लिए इसको स्थापित किया गया था, जैसे कि कुछ चैलेंजेस थे जब यानी 1958 में हमारा यानी देश आज़ाद हुआ था जब यानी तो कुछ चैलेंजेस वगैरह थे उसको फेस करने के लिए ये स्थापित किया गया था, यानी ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था। जैसे कि वाटर सप्लाई हुआ, देन सेवेज डिस्पोजल, कम्युनिकेबल डिसीज़ इसको रोकने के लिए, देन बिजनेस, देन इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट जो है पब्लिक का जो यानी डिमांड वगैरह है इसको इसलिए ये स्थापित किया गया था। तो इस तरह से ये कहाँ पर स्थापित है वो हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये नागपुर में स्थापित है, 1958 में इसको बनाया गया था। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है नागपुर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी बॉटनिकल गार्डन आर इन इंडिया, कितने बॉटनिकल गार्डन है इंडिया में ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो बॉटनिकल गार्डन है ये 1787 में ये बनाया गया था। देन इसका क्या नाम है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस
ये इंडिया का फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन है। 1787 में इसको स्थापित किया गया था। तो वैसे कितने गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन कितने हैं वो हमको बताना है। ऑप्शन है 50, देन 80, 120 एंड 150। तो इसका राइट ऑप्शन है 120 बॉटनिकल गार्डन इंडिया में स्थापित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर इन इंडिया। नेशनल पार्क कितने हैं इंडिया में, ये हमको बताना है। देन जो फर्स्ट नेशनल पार्क है ये 1936 में ये बनाया गया था, जो कि जिम कोबर्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये फ्लोरा एंड फाउना में ये यानी इसका फ्लोरा एंड फाउना में ये स्थापित है स्टूडेंट्स। तो वैसे कितने नेशनल पार्क हैं इंडिया में वो हमको बताना है। ऑप्शन है 50, देन 60, 80 एंड 90। इसका राइट ऑप्शन है 80 नेशनल पार्क है। ऐसे जो फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कोबर्ट, ये 1936 में ये बनाया गया था। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है 86, यानी पूरे नेशनल पार्क जो है ये 80 है, सॉरी 80। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वायरमेंटल ईयर कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था यानी गैसेस का लेयर, उसमें कौन सा ज़्यादा गैस था हमने अभी देखा है। हाईएस्ट परसेंट किसका था वो देखना है हमें। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑर्गन। इसका राइट ऑप्शन है नाइट्रोजन का 78% है। देन फिर 21% ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है। देन ऑक्सीजन 21% है। देन 0.1% में ऑर्गन आता है, ऑर्गन। देन 0.1 में अदर गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अदर गैसेस है, ये आती है। तो इस तरह से हाईएस्ट परसेंट जो है ये नाइट्रोजन का है इन्वायरमेंट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईयर एक्ट वाज लेजिस्लेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, यानी वर्ष के किस वर्ष के दौरान भारत में वायु अधिनियम का कानून बनाया गया था। तो कौन सा ईयर था वो हमको बताना है। वायु नियम क्यों बनाना पड़ा, तो स्टूडेंट्स इससे इन्वायरमेंट को इफेक्ट गिरता है, देन हेल्थ इफेक्ट भी होता है इन्वायरमेंट यानी एयर पोल्यूशन के कारण, इसलिए ये ईयर का एक यानी वायु का एक नियम बनाया गया था। तो वो किस ईयर में बनाया गया था वो बताना है हमको। 1980, देन 1981, देन 1982, देन 1984। इसका राइट ऑप्शन क्या है, 1981 में ये कानून बनाया गया था, ईयर एक्ट। देन नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया। वो कौन सी नदी है जो बहुत यानी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, वो कौन सी है वो हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये पोल्यूशन क्यों होता है, पोल्यूटेड क्यों होते हैं नदियाँ, इसलिए कि ये यानी हमारी गलती होती है कि जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, ये अनरिएक्टेड जो डिस्पोजल है उनका यानी वेस्ट मटेरियल है वो उसमें डाल देते हैं। देन हमारा भी जो ह्यूमन वेस्ट वगैरह है जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, ये हम रिवर में डाल देते हैं, ये यानी डिकम्पोज नहीं होता है, इसलिए रिवर यानी नदियाँ जो है वो पोल्यूटेड हो रही है आजकल। तो इस तरह से मोस्ट पोल्यूटेड है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन सी नदी है वो बताना है हमको। यमुना, कावेरी, गोदावरी, देन गंगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, यमुना ये सबसे पोल्यूटेड नदी है इंडिया की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड, यानी पानी की बूंदों से युक्त एरोसोल को क्या कहा जाता है। तो एरोसोल यानी क्या, एरोसोल ये क्या होता है ये देख लेंगे। और यानी पानी के साथ जो एरोसोल होता है उसको क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। देन एरोसोल क्या होता है, जैसे कि पानी, देन कोई
सॉलिड पार्टिकल जो है ये गैसियस फॉर्म में जब पाया जाता है, इसको ये गैसियस फॉर्म में जब पाया जाता है यानी गैसियस फॉर्म में होता है, उसको एरोसोल कहा जाता है। वाटर ड्रॉपलेट हुए, देन अदर सॉलिड कंटेंट जो होता है वो जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको एरोसोल कहा जाता है। देन एरोसोल के साथ वाटर ड्रॉपलेट होता है, उसको क्या कहा जाता है, यानी छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है, वो हमको बताना है। ऑप्शन है प्लम, देन फ्यूम, देन फॉग एंड स्मोक। तो इसका राइट ऑप्शन है फॉग यानी कोहरा। जैसे कि आपको सभी को पता है, मॉर्निंग के टाइम अगर आप विंटर सीजन में देखोगे तो बहुत यानी आपको आसपास का कुछ नज़र ही नहीं आता है, उसको फॉग कहा जाता है यानी कोहरा वो छा जाता है। आपने देखा होगा कि आपको आसपास का कुछ भी नज़र नहीं आता, वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं जो यानी सफ़ेद सफ़ेद रंग के होते हैं, उससे हमको कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको फॉग कहा जाता है, यानी एरोसोल के साथ जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है उसको फॉग कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इज कॉल्ड, यानी फॉग और स्मोक को, इनके दोनों को मिक्सचर को क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। यानी धुआं और कोहरे के मिश्रण का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। या स्मोक यानी धुआं ये दो टाइप का होता है, जैसे कि काले रंग का भी धुआं होता है, देन सफ़ेद रंग का भी, यानी कुछ जलाने के बाद जो निकलता है, धुआं निकलता है, उसको स्मोक कहा जाता है। देन फॉग हमने अभी देखा, फॉग क्या है ये हमने अभी देखा, जैसे कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, कोहरा उसको कहा जाता है। इनके दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है प्लम, देन फ्यूम, देन फॉग एंड स्मोक। इसका राइट ऑप्शन है स्मोक। स्मोक इसको कहा जाता है स्टूडेंट, स्मोक के और फॉग के मिश्रण को स्मोक कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है धूम कोहरा, इसको हिंदी में धूम कोहरा भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लंडन स्मोक ऑकर्स इन द ईयर ऑफ, एंड लंदन में स्मोक कब ऑकर हुआ था, यानी कब वहाँ पर स्मोक हुआ था। लंदन स्मोक डैश वर्ष में होता है, किस वर्ष में होता है वो, किस वर्ष में वो हुआ था वो हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये जो है लंदन में स्मोक क्यों हुआ था ये हम पहले जान लेंगे। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह बढ़ने के कारण वहाँ पर स्मोक हुआ था। जैसे कि हमने अभी देखा कुछ यानी कुछ बर्न करने के बाद, कुछ जलाने के बाद जो काला धुआं या सफ़ेद धुआं निकलता है, आपने अक्सर देखा होगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसमें से धुआं वगैरह निकलता है। और फॉग जब दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कोहरे का जब मिक्सचर होता है उसको स्मोक कहा जाता है, और ये अर्ली मॉर्निंग में ही आपको देखने को मिलेगा विंटर सीजन में। और लंदन में ये कब हुआ था वो देखेंगे हम, 1953, देन 1952, देन 1954 एंड 1955। तो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 1952। और इसका डेट क्या है, 1952 में डिसम्बर 5 दिसंबर से तो 9 दिसंबर तक ये कोहरा छाया था, यानी मॉर्निंग में ये होता था लंदन में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ह्यूमन राइट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इमर्ज ऑन, यानी पर्यावरण से संबंधित मानव अधिकार का उदय कब हुआ था। पहले हम ये जान लेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, यानी ह्यूमन राइट पर्यावरण से संबंधित मानव अधिकार क्या है, ये हमको पहले जान लेना चाहिए। जैसे कि हमको स्वच्छ जगह पे रहना चाहिए, स्वच्छता हमको करनी चाहिए, देन स्वच्छ खाना चाहिए, यानी अच्छा खाना चाहिए, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स है। इस पर हमारा अधिकार है, हम अच्छे रहे, इस पर हमारा अधिकार है। तो ये अधिकार ये कब हुआ था, इसका कब उदय हुआ है वो हमको बताना है इंडिया में, यानी पूरे वर्ल्ड में ही ये
ह्यूमन राइट्स रिलेट इन्वायरमेंट इमर्ज, यानी अधिकार कब हुआ था? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 16 मई 1994, देन 20 मई 1994, देन 16 जून 1996 एंड 25 जून 1996। तो कब हुआ था? ऑप्शन ए इसका राइट है 16 मई को, यानी 16 मई को 1994 में ये अधिकार यानी बनाए गए थे और मानव को ये यानी इसका राइट, ह्यूमन राइट दिए गए थे ह्यूमंस को, यानी अब पूरे वर्ल्ड के जो ह्यूमन है, ह्यूमन राइट, इसका ये लॉ हुआ था 16 मई 1994 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट इज कॉल्ड। तो अभी हमने देखा था एरोसोल में यानी लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तरल बूंदों से युक्त एरोसोल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मिस्ट, डस्ट, फॉग एंड एरोसोल। देन मिस्ट को धुंध, धूल, फॉग एंड एरोसोल। उसका राइट ऑप्शन क्या है? फॉग। फॉग ही कहा जाता है, कोहरा उसको कहा जाता है। यानी छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं। आपको सवेरे के टाइम में शबनम जो गिरता है इसको ही एरोसोल कहा जाता है। तो एरोसोल यानी विथ लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। एरोसोल ये हमने पहले देख लिया कि एरोसोल क्या होता है, जिसके लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। एंड देन एरोसोल के साथ लिक्विड ड्रॉपलेट भी होते हैं, उसको फॉग कहा जाता है। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है फॉग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल शेप और फॉर्म ऑफ द स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी, यानी चिमनी से निकलने वाले धुएं का ज्यामितीय आकार या रूप, उसका आकार हमको या फिर रूप वो बताना है। चिमनी यानी क्या? जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो एक कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसका जो ऊपर का हिस्सा जो होता है जहाँ से धुआं वहाँ से निकलता है, स्मोक वहाँ से निकलता है, वो थोड़ा ज्योमेट्रिकल शेप का होता है, यानी इस शेप का होता है। तो क्यों होता है वो? क्यों होता है? जैसे कि जो कुछ सॉलिड पार्टिकल वगैरह है वो उसमें ही वहाँ पर ठहर जाते हैं और जो यानी पूरा धुआं है वो वहाँ से निकलता है। तो इस तरह से वो ज्योमेट्रिकल शेप का होता है, चिमनी उसको कहा जाता है, इसलिए ही उसको चिमनी कहा जाता है। इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन हमको बताना है प्लम, फ्यूम, फॉग एंड स्मोक। इसका राइट ऑप्शन है प्लम। प्लम यानी क्या? प्लम यानी बहुत थिक मटेरियल जो हवा में मिल जाता है, थिक पार्टिकल जो है वो हवा में मिल जाते हैं, तो इसलिए चिमनी का इस्तेमाल किया जाता है। वो यानी हवा में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ओनली स्मोक ही वहाँ से जाता है। और ज्योमेट्रिकल शेप इसलिए बना जाता है क्योंकि वहाँ पर प्लम यानी थिक पार्टिकल जो है वहाँ पर ही वो यानी स्टॉप हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनएबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज काउज्ड बाय, यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ों की अक्षमता का कारण बनता है, अक्षमता का कारण बनता है। तो क्या है वो बताना है हमको। पार्टिकुलेट्स, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इससे जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ों के लिए ये अक्षमता का कारण बनता है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए टॉपिक पर यानी लोगों को आकर्षित किया जाता है।
यानी हेल्थ के बारे में ही वो टॉपिक होता है, वो आकर्षित किया जाता है उस दिन, थोड़ा अवेयर हो, यानी अवेयरनेस बढ़े लोगों को हेल्थ के बारे में, तो इसलिए ये मनाया जाता है। और WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जो स्थापना जो 1948 में किया था, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और उसका डेट क्या है वो हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 मार्च, देन 7 अप्रैल, देन 6 अक्टूबर एंड 10 दिसंबर। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। आपको यानी डेट यानी ईयर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कब से स्टार्ट हुआ था, तो स्थापना कब हुई थी, तो आपको आना चाहिए 1948 में उसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज का ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ vital reason for the transmission of the hepatitis virus। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइट वायरस ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइट वायरस के संचारण का महत्वपूर्ण कारण है? ये हमको कारण बताना है, किस कारण से ये डिसीज होता है, यानी ये वायरस एक दूसरे में जाता है। हेपेटाइट वायरस यानी क्या? ट्रांसमिशन हेपेटाइट वायरस यानी क्या? जो कि डायरेक्टली ऐसा यानी अफेक्ट नहीं करता एक दूसरे को, यानी हम अगर दो लोग एक जगह बैठे हैं तो उनको यानी एक को कुछ बीमारी तो डायरेक्टली दूसरे को नहीं जाएंगी। ये ब्लड के कांटेक्ट में आने से, यानी अगर एक का ब्लड दूसरे में यानी किसी वजह से किसी चीज़ से चला गया, तो ये जो बीमारी है ये हेपेटाइट वायरस है, ये एक यहाँ एक आदमी से दूसरे आदमी में ये इंटर होता है। तो वो कौन सी चीज़ें, वो कौन से रीज़न से जिससे ये हेपेटाइट वायरस यानी ट्रांसमिट होता है, तो वो हमको बताना है। और ये हेपेटाइट बी है, इसके चार यानी ये इसके चार टाइप है, ABCDE, इस तरह से ये चार हेपेटाइट के यानी प्रकार है। और ये हेपेटाइट बी है, यानी ट्रांसमिशन जो ब्लड के कारण एक दूसरे में ये जाता है, स्प्रेड होता है ये वायरस। तो क्या रीज़न है, किस वजह से जाता है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है शेयरिंग ड्रग्स नीडल्स, देन द बाइट्स ऑफ अ मॉस्किटो, देन कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, देन ऑल ऑफ द अबो, कंटेमिनेटेड वाटर एंड ऑल ऑफ द अबो। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन क्या है? शेयरिंग ड्रग्स नीडल्स यानी मॉस्किटो ने बाइट किया तो भी नहीं होता है, देन हमने यानी दूषित पानी भी वहाँ पर पी लिया तो सेवन किया तो उससे भी नहीं होता है। और शेयरिंग ऑफ नीडल्स यानी क्या? हम जब इंजेक्शन वगैरह लगाने जाते हैं और अगर एक आदमी को अगर कुछ बीमारी वगैरह है और उसी की वो नीडल उसने इंजेक्शन लिया, फिर उसी इंजेक्शन से हम वही नीडल से हमको यानी वो इंजेक्शन दे रहा है डॉक्टर, तो उससे ये फैल सकता है, यानी डायरेक्ट ब्लड ट्रांसमिट होता है इधर का उधर। तो इस तरह से ये जो हेपेटाइट वायरस है ये एक दूसरे में जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है शेयरिंग ड्रग्स नीडल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिसीज़। अब वायरल डिसीज़ क्या होता है? जो कि वायरस से फैलती बीमारी, यानी वायरस से जो फैलती है बीमारी उसको वायरल डिसीज़ कहा जाता है। तो कौन सी बीमारी वो हमको बताना है। ऑप्शन है मीजल्स यानी चेचक, डेंगू, एड्स एंड ऑल ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबो। ये वायरल डिसीज़ है सब कुछ, यानी चेचक, डेंगू, एड्स ये वायरस से ही फैलते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज सैल्मोनीला इंटेरिका सेरोटाइप टाइफी। सैल्मोनीला इंटेरिका सेरोटाइप टाइफी, इसको यानी इसको और क्या कहा जाता है वो हमको बताना है।
डिसीज़ का नाम हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सैल्मोनेला इंटेरिका सेरो टाइप टाइफी जो है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे सेल्स पे अटैक करता है। उस वजह से ये यानी ये जो वायरस है ये एक्टिव होता है और हमको यानी बीमार करता है। तो वो बीमारी का नाम क्या है वो हमको बताना है, जिसे सैल्मोनेला इंटेरिका सेक्यूरिटी टाइफी भी कहा जाता है, और दूसरा भी नाम है उसको, यानी सैल्मोनेला टाइफी भी इसको कहा जाता है। और उसकी बीमारी का नाम क्या है? मलेरिया, टाइफाइड, येलो फीवर एंड डायरिया। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन है टाइफाइड। टाइफाइड भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है? हेल्दी पर्सन को क्या करना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए, ये हमको इस क्वेश्चंस में हमको बताना है। इसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, पर्सनल हाइजीन्स, प्रॉपर डाइट, देन वैक्सीनेशन एंड ऑल ऑफ द अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। पर्सनल हाइजीन यानी अगर आप खाना वगैरह खा रहे हो या टॉयलेट वगैरह से आए हो तो हाथ आपको प्रॉपर धोना है। देन हाइजीन रहना है, जैसे कि सोप वगैरह यूज़ करना चाहिए नहाने के टाइम, देन डेली नहाना चाहिए, ये पर्सनल हाइजीन हुआ। देन प्रॉपर डाइट यानी क्या, ज़्यादा यानी इधर उधर का नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए खाने का भी। देन वैक्सीनेशन, अलग अलग वैक्सीनेशन हमें करवाना चाहिए, जैसे कि कुछ हमें लोहा वगैरह लग गया तो उसका यानी धनुर्वात का एक इंजेक्शन होता है, वैसा वैक्सीनेशन करना चाहिए। देन कुछ बीमारी वगैरह आई तो प्रॉपर चेकअप वगैरह करना चाहिए। ये सब नेसेसरी होता है हेल्दी पर्सन के लिए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मफुल लिविंग थिंग आर नोन एज, यानी स्मॉल हार्मफुल लिविंग, यानी स्मॉल हार्मफुल क्या है, जो कि सिंगल सेल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको स्मॉल हार्मफुल यानी अटैक करते हैं। वायरस वगैरह भी उसमें इंक्लूड है, फंगी वगैरह। तो इस तरह से उसको क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। बैक्टीरिया, जर्म, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बोथ ऑफ दिस, यानी बोथ ऑफ ए एंड बी, बैक्टीरिया एंड जर्म। ये जो जीवाणु है, ये रोगाणु जीवाणु जो है, ये माइक्रोस्कोपी से ही इसको देखा जा सकता है। ये इतने बारीक होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं। जर्म जो है हमारे दांत में वगैरह कैविटीज़ वगैरह कर देता है, जैसे कि होल वगैरह हो जाता है दांत में, तो ये जर्म्स की वजह से होता है। देन बैक्टीरिया से जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि रैशेस हो जाते हैं। देन लंग्स में वगैरह सूजन वगैरह आती है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया और जर्म्स में होती है, जर्म्स से होती है, इसलिए हमको दांत वगैरह भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। देन इस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कि हाइजीन वगैरह एक हेल्दी पर्सन को कितना ज़रूरी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये जर्म्स वगैरह है ये हाथ में वगैरह लग जाते हैं, और हम जब खाना खाने वगैरह जब जाते प्रॉपर हाथ नहीं धोते हम, तो वो जर्म्स हमारे बैक्टीरिया वो हमारे यानी अंदर जाते हैं बॉडी में और हमको बीमार कर देते हैं। इस तरह से ये स्मॉल हार्मफुल लिविंग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्म लिव इन। अब जर्म जो है ये कहाँ पर रहते हैं वो हमको बताना है। जर्म से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दांतों की कैविटी वगैरह जो है इससे यानी होती है जर्म से, और ये हाथ से ज़्यादा यानी हमारे बॉडी में इंटेक होते हैं। तो इस तरह से ये कहाँ पर रहते हैं? डस्ट, वाटर एंड ईयर एंड ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दी अबो। धूल, पानी, वायु, और ये सभी में पाए जाते हैं। डस्ट में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ईयर में भी रहते हैं, और सिंगल सेल होते हैं ये। और इसको माइक्रोस्कोपी से यानी माइक्रोस्कोपी से ही इसको देखा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड कॉमन साल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो ऊपर के जो कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन ये जो है ये साल्ट है और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये किसके एग्जाम्पल है वो हमको बताना है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम ये जो है हमारे बॉडी के लिए यानी इसकी बहुत नीड होती है। अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा तो हम बीमार पड़ जाते हैं ये साल्ट से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये किसके एग्जाम्पल ये भी हमको बताना है, किसके उदाहरण है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, फास्ट एंड मिनरल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? मिनरल। मिनरल होते हैं ये कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, इस तरह से इसको मिनरल्स कहा जाता है। मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हैंड वॉशिंग इन प्रिवेंटिंग डिसीज, यानी बीमारियों से बचाव में हाथ धोने का क्या महत्व है। तो क्या महत्व है? तो स्टूडेंट्स हाथ धोने के बहुत सारे यानी फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर आपने हाथ नहीं धोया देन वैसे ही आपने खाना वगैरह खा लिया तो जो आपके हाथ को जर्म्स देन बैक्टीरिया वगैरह लगे होते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे काम वगैरह करते हैं फिर उसके बाद खाना वगैरह खाते हैं, देन आपके हाथों पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली आपके बॉडी में चले जाएंगे और आपको यानी बीमारियों का वगैरह सामना करना पड़ता है। देन हाथ धोने के बाद क्या होता है, जैसे कि जर्म्स वगैरह है देन बैक्टीरिया है, ये सब साफ़ हो जाते हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं। तो इसका हमको राइट ऑप्शन बताना है एस्थेटिक अपील यानी सौंदर्यात्मक अपील, देन कल्चरल ट्रेडिशन यानी सांस्कृतिक परंपरा, देन डिसीज प्रिवेंटेशन यानी रोग की रोकथाम, एंड सोशल इक्विटी यानी सामाजिक शिष्टाचार। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, डिसीज प्रिवेंटेशन यानी रोग की रोकथाम, बीमारियों की रोकथाम, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हाथ अच्छी तरह से धोना चाहिए खाना वगैरह खाने के पहले। देन हमारा हाथ का और फेस का बार बार यानी कांटेक्ट होता है, आई कांटेक्ट, देन माउथ वगैरह हम हाथ से ही साफ़ करते हैं। तो ये सब बैक्टीरिया वगैरह जो है ये हमारे आँख में जाते हैं देन मुंह में वगैरह, इस तरह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हाथ वगैरह अच्छे साफ धोना चाहिए। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है स्टूडेंट्स? तो यानी हमको पब्लिक हेल्थ के लिए जैसे कि एजुकेशन कैंप देन वैक्सीनेशन वगैरह करवाना चाहिए बार बार, जब यानी इन्वायरमेंट जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, देन सोशल इकोनॉमिक देन पॉलिटिक, ये जो यानी ये सब जो मुद्दे ये सब ठीक होना चाहिए, यही पब्लिक हेल्थ का प्राइमरी गोल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमको बताना है। जैसे कि ऑप्शन है इंडिविजुअल वेलबींग यानी व्यक्तिगत कल्याण, कम्युनिटी वेलबींग यानी सामुदायिक कल्याण, देन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी यानी आर्थिक समृद्धि, एंड देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कम्युनिटी वेलबींग इसका राइट ऑप्शन, यानी सामुदायिक कल्याण, सबका कल्याण हो चाहिए। इस तरह से राइट ऑप्शन बी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिसीज। वेक्टर बोर्न डिसीज यानी क्या? जैसे कि एक इंसान को यानी एक पीपल को कुछ बीमारी है, उसको यानी एक मॉस्किटो यानी मच्छर ने उसको काट लिया और देन उसी मच्छर ने दूसरे इंसान को यानी बाइट कर लिया, तो जो यानी फर्स्ट इंसान को जो बीमारी थी वो यानी जिसको बाद में बाइट किया मॉस्किटो ने, तो उसको भी वो बीमारी हो जाती है। ये इसको बोला जाता है वेक्टर डिसीज़, यानी एक दूसरे के बीच में यानी कुछ मॉस्किटो वगैरह इस तरह की जो एनिमल्स होते हैं यानी एनिमल्स होते हैं वो बाइट करके दूसरे को बाइट करते हैं, इसको ही वेक्टर बोला जाता है और वो डिसीज़ को वेक्टर बोर्न डिसीज़ कहा जाता है।
यानी निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है। तो कौन सा है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए है डायबिटीज़ यानी मधुमेह, देन मलेरिया, देन हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप एंड अस्थमा। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी मलेरिया जो है, आपको सभी को बताऊंगा मलेरिया जो है ये मॉस्किटो के डसने से होता है। और यानी एक आदमी को रहा और उसका जो वेक्टर होता है बीच में जो होता है, यानी इधर का उधर ट्रांसफ़र करता है ये डिसीज़, जैसे कि पैरासाइट हुआ, बैक्टीरिया, ये जो है इस वजह से ट्रांसफ़र होते हैं ये वेक्टर की वजह से, और वो बीमारी स्प्रेड करते हैं। तो इस तरह से मलेरिया भी एक वेक्टर बोर्न डिसीज़ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिसीज़। यानी वाटर बोर्न डिसीज़ क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। यानी कंटेमिनेंट वाटर यानी जो जमा हुआ पानी होता है उसमें से जो डिसीज़ होते हैं उसको वाटर बोर्न डिसीज़ कहा जाता है। इसका ऑप्शन देखेंगे हम, डेंगू, कोलेरा, देन ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है बी कोलेरा, हैजा, इसे हिंदी में हैजा कहा जाता है। इस तरह से ये वाटर बोर्न डिसीज़ है, जो जमा हुआ पानी होता है उस वजह से ये कोलेरा होता है, यानी वो कांटेक्ट में आने की वजह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरिंग पेरिशेबल फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। यानी रेफ्रिजरेटर में खराब होने वाले खाद्य पदार्थों के भंडार के लिए आदर्श तापमान क्या है। यानी जो हम जो मंडी वगैरह में से जो यानी जो ख़राब हो जाते हैं जल्दी से, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, भाजी पाला वगैरह होता है, वो जल्द से जल्द यानी ख़राब हो जाते हैं 2-3 दिन में। तो उसको स्टोर करने के लिए रेफ्रिजरेटर का जो आपका यानी फ्रीज वगैरह होता है उसमें एक छोटा सा एक ऊपर की तरफ एक यानी बॉक्स होता है, उसका टेम्परेचर, उसको रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो हमको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 5 डिग्री सेल्सियस में ये ना तो बर्फ़ होता है और ना यानी ज़्यादा ठंडा भी रहता है और अच्छा रहता है। जो हमारा जो वेजिटेबल्स वगैरह जो होते हैं, जो ख़राब होने वाली जो चीज़ें 5 डिग्री सेल्सियस में रखा हमने तो वो ज़्यादा दिन रहती है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है 5 डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नरिशेस नर्व सेल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिक कोशिकाओं को पोषण देता है। यानी हमारा जो दिमाग की जो नर्व सेल होती है उनको कौन पोषण देता है वो हमको बताना है। जैसे कि इंसान के हर अलग अलग पार्ट में अलग अलग विटामिन्स वगैरह होते हैं जो पोषण देते हैं अलग अलग। जैसे कि हमने आँख ले ली, आँख में हमारे जो प्रोटीन यानी कैरोट नामक एक पोषण होता है, वो पोषण देता है आँखों को। देन नेल्स वगैरह जो नाखून वगैरह है उसको कैल्शियम वगैरह लगता है। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट को अलग अलग नीड होती है हमारे। तो नर्व सेल को क्या कौन सा विटामिन वहाँ पर यानी उसको लगता है वो देखेंगे हम, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी एंड विटामिन डी। इसका राइट ऑप्शन है विटामिन B1। ये नर्व सेल को पोषण देता है, यानी दिमाग की नसें जो वगैरह है उनको पोषण देता है। सेल्स जो होती है हमारे दिमाग में उनको पोषण देता है B1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस इन द रेज ऑफ सन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों में उत्पादन होता है। जैसे कि आपको पता है सनलाइट से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि प्लांट का जो है पूरा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उनका, यानी जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है उसमें से यानी वो एनर्जी उनको मिलती है। देन वो
झाड़ वगैरह, झाड़ जो प्लांट वगैरह वो ग्रो होते हैं, उसी तरह से एनिमल्स देन ह्यूमंस यानी जो इंसान है उसमें भी सनलाइट का बहुत बड़ा यानी उसका पार्ट है। अलग अलग विटामिन्स वगैरह यानी विटामिन्स वगैरह भी वो क्रिएट करता है हमारे अंदर। तो वो कौन सा विटामिन है जो कि प्रोड्यूस होता है हमारे अंदर सन रेज से, वो देखना है हमें। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी। इसका राइट ऑप्शन है विटामिन डी। जैसे कि 15 से 20 मिनट हम अगर सवेरे की जो यानी रेज होती है, सनराइज़ जब होता है और अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी यानी हल्की हल्की धूप जब गिरती है, तो हमने 15 से 20 मिनट हम अगर रुक गए धूप में, तो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी उससे यानी प्रोड्यूस होता है, और ये जो हड्डियाँ वगैरह होती है हमारी, कैल्शियम वगैरह होता है, इसके लिए फ़ायदेमंद है विटामिन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारिक रोग है? तो वो बताना है हमें। ऑप्शंस है इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़ एंड मलेरिया। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डायबिटीज़। ऐसे यानी ये घातक रोग होते हैं नॉन कम्युनिकेबल, यानी ये डायरेक्टली इंसान इससे डेड हो जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक है, कैंसर्स है। इस तरह से ये अलग अलग डिसीज़ है जो कि मिडल और लो क्लास की जो कंट्रीज़ है उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन पब्लिक हेल्थ। यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य में पोषण विशेषज्ञ की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो न्यूट्रिशन देने के लिए पब्लिक में प्राइमरी रोल जो है, जैसे कि भोजन के जो है कैंप लगाए जाए, देन वैसा नहीं कर सको तो घर घर दे हमें, यानी जो पब्लिक है, जो हमारा पॉपुलेशंस है, यानी जो हमारी कम्युनिटी देन सोसाइटी वगैरह है, वहाँ पर हम घर घर जाकर यानी जो न्यूट्रिएंट है वो हम दे। तो इस तरह से ये प्राइमरी रोल है। उसके लिए क्या करना चाहिए? डायग्नोसिंग डिसीज़ यानी रोग का निदान करना चाहिए। देन डिज़ाइनिंग मील प्लान्स यानी रोगों का भोजन योजनाएं डिज़ाइन करना चाहिए। देन एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन यानी टीके लगाना चाहिए। देन कंडक्टिंग सर्जरीज यानी सर्जरी करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, डिज़ाइन मील प्लान यानी भोजन योजनाएं डिज़ाइन करना चाहिए। इस तरह से न्यूट्रिशन यानी पब्लिक में न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होंगी, तो उसको बीमारियों वगैरह से भी बचाया जा सकता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है डिज़ाइन। इज द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स क्या है, गुड सोर्स क्या है, वो हमको बताना है। तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, प्रोटीन इसके हम बेनिफिट पहले देख लेंगे। प्रोटीन से हमें जो मसल गेन होता है, मसल गेन हम कर सकते हैं प्रोटीन से, मसल गेन होता है। देन कोई इंजरी वगैरह हो गया आपको, तो प्रोटीन उसमें यानी उसका ज़्यादा रोल होता है अच्छा करने के लिए। वो इंजरी को अच्छा करने के लिए प्रोटीन इसमें बहुत यानी उसका रोल होता है। देन मसल्स बिल्ड करने के, जैसे कि जिम वर्कआउट वगैरह जो करते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि मसल गेन करना होता है, इसलिए प्रोटीन वहाँ पर उनको लगता है। देन प्रोटीन इसलिए लिया जाता है कि इम्यून सिस्टम वगैरह अच्छी हो आपकी, इसलिए ज़्यादा प्रोटीन इनटेक किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोटीन के फ़ायदे हैं। और गुड सोर्स हमको बताना है, ग्रीन वेजिटेबल, राइस, फ्रूट एंड एग यानी हरी सब्जियां, चावल, फल एंड अंडे। तो इसमें से सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? अंडे में, एग में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन अंडे में होता है। तो ज़्यादातर जो जिम वगैरह वर्कआउट वगैरह जो करते हैं वो अंडे का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फूड आइटम प्रोवाइड एनर्जी।
अब एनर्जी यानी क्या, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी स्टूडेंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जैसे कि हम सिंपल वर्ड में उसको बोलेंगे, शुगर जो होता है, शुगर हमारे बॉडी में स्टोर किया जाता है, अलग अलग सेल्स में वो स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और वही हमको यानी एनर्जी जो हम वर्क वगैरह करते हैं वहाँ से ही एनर्जी हमको प्रोवाइड की जाती है मसल्स के वगैरह द्वारा। देन जो फैट वगैरह होती है हमारी, फैट वो भी एनर्जी के तौर पर ही काम करती है। यानी कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन सा खाद्य पदार्थ है वो हमको बताना है। राइस, शुगर, ब्रेड एंड ऑल ऑफ दिस। इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, क्योंकि राइस में, शुगर और ब्रेड में जो है, शुगर तो ये डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स होता है, देन राइस में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, देन ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि राइस, ब्रेड वगैरह आप खाते समय देखिए आपको टेस्ट जो है वो मीठा मीठा आता है, क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, शुगर उसमें भी होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, और ये फूड आइटम से हमको एनर्जी मिलती है शुगर के फॉर्म में। तो इस तरह से राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फूड आइटम हैज़ कैल्शियम, यानी किस खाद्य पदार्थ में कैल्शियम होता है। तो किस खाद्य पदार्थ में होता है कैल्शियम, हमको बताना है। पहले हम कैल्शियम के फ़ायदे एक बार जान लेंगे। कैल्शियम से यानी हमारे जो बोन्स वगैरह उसमें अहम रोल होता है कैल्शियम का, यानी ज़्यादा रोल होता है कैल्शियम का। कैल्शियम से हमारे बोन्स वगैरह स्ट्रांग रहते हैं, देन टीथ जो है, दांत जो है हमारे, वो भी स्ट्रांग रहते हैं। देन कैल्शियम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है, जो बॉडी पार्ट से, यानी बॉडी पार्ट से वो मैसेज जो है नर्व यानी दिमाग तक पहुंचाता है। कैल्शियम के द्वारा ही ये जो मैसेज है वो मैसेज जाता है। देन हार्ट के लिए भी फ़ायदेमंद होता है कैल्शियम। तो इस तरह से कैल्शियम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो किस में मिलता है ज़्यादा वो देखना है हमको। हनी, मिल्क, शुगर एंड पोटैटो, यानी मधु, यानी जो हनी होता है, मधुमक्खी से जो यानी मध होता है, देन दूध, चीनी एंड आलू। इसका राइट ऑप्शन क्या है? मिल्क। मिल्क में ज़्यादा कैल्शियम होता है। एंड देन शुगर, पोटैटो और हनी जो है ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, इसमें ज़्यादा शुगर होती है। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन है मिल्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच फूड आइटम हैज़ फैट, यानी किस खाद्य पदार्थ में वसा होती है यानी फैट होती है, किस खाद्य पदार्थ में है। फैट्स के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। फैट्स जैसे मैंने आपको बताया कि फैट्स हमको एनर्जी प्रोवाइड करती, जो वर्क वगैरह होता है उसको यानी हमको एनर्जी प्रोवाइड करती। कुछ गुड फैट होती है, कुछ बैड फैट होती है, यानी अच्छी भी फैट होती है हमारे शरीर में, बॉडी में। एंड देन बैड फैट यानी जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है, नुकसान पहुंचता है उस फैट से हमको, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह ये फैट से ही आता है। देन मोटापा वगैरह जो है, ये फैट जो है हमारे लिए बैड होती है, यानी अच्छी नहीं होती है। तो वो फैट कहाँ से मिलती है हमको, गुड फैट कहाँ से मिलती है वो हमको बताना है। बटर, फिश, ग्रीन वेजिटेबल एंड नॉन ऑफ दिस, यानी मक्खन, मछली, हरी सब्जी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? बटर। बटर जो है ये यानी मिल्क से बना होता है, और मक्खन जो है ये अच्छी फैट होती है। मक्खन की जो फैट होती है वो अच्छी फैट होती है शरीर के लिए। देन स्टूडेंट्स, फिश, ग्रीन वेजिटेबल, इसमें से यानी फैट ज़्यादा नहीं आती है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है बटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वी गेट विटामिन ए फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन ए कहाँ से मिलता है हमें, निम्नलिखित में से किस से विटामिन ए प्राप्त होता है। देन विटामिन ए भी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, देन बॉडी के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। तो वो किस से मिलता है? बीटरूट, लेमन, येलो फ्रूट एंड पल्सेस। इसका राइट ऑप्शन क्या है? येलो फ्रूट। येलो फ्रूट से हमको जो है जो विटामिन ए है वो मिलता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है येलो फ्रूट।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फूड आइटम हैज़ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। अभी यानी किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट एंड वसा होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट एंड फैट एक ही फूड में होता है, वो हमको बताना है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के लगभग एक ही उनका यानी रोल होता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमको वो। देन कार्बोहाइड्रेट के और भी बहुत सारे यानी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि शुगर लेवल मेंटेन करना, जैसे कि ब्लड में वगैरह हमारे यानी बॉडी में ही पूरी शुगर होती है तो उसको मेंटेन करना। देन फैट्स का जो है एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है फैट। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का एक ही यानी लगभग एक ही रोल होता है उनका। ब्रेड एंड बटर्स, देन राइस एंड पल्सेस, एग एंड फिश एंड ऑल ऑफ दिस, यानी ब्रेड, बटर, चावल और दालें, देन अंडा एंड मछली, तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड में से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और बटर में से हमको फैट प्राप्त होती है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच डिसीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है आयरन की कमी से। तो स्टूडेंट्स, आयरन का बहुत यानी महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे बॉडी में। आयरन से जो है हमारा यानी ब्लड लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। तन आरबीसी जो बोला जाता है यानी रेड ब्लड सेल, वो आयरन से ही वो मेंटेन रहता है। तो इस तरह से वो अगर कम हुआ तो उससे क्या कौन सा डिसीज़ होता है वो हमको बताना है। रिकेट्स, एनीमिया, गुइटर, स्कर्वी, यानी इसका राइट ऑप्शन है एनीमिया होता है, जिसमें जो है खून पतला हो जाता है। तो इस तरह से आयरन बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे बॉडी में आयरन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का मैंने आपको अभी बताया क्या रोल होता है। तो गुड सोर्स क्या है आयरन का, गुड सोर्स यानी कहाँ से हमको प्राप्त होता है। ग्रीन वेजिटेबल, पोटैटो, टोमेटो एंड बीट रूट। इसका राइट ऑप्शन है बीट रूट। बीट रूट से हमको आयरन प्राप्त होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फूड आइटम हैज़ प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स। प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स किस फूड में पाया जाता है, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन, वसा और खनिज होता है। तो कौन सा फ्रूट है वो देखेंगे हम। फ्रूट्स, ब्रेड, हनी एंड मिल्क। इसका राइट ऑप्शन क्या है, मिल्क। मिल्क में ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन हुआ, फैट एंड मिनरल। तो इस तरह से मिल्क से यानी ये सब चीज़ें हमको प्राप्त होती है। इसलिए जो यानी छोटे छोटे यानी नन्हे बच्चे वगैरह होते हैं उनको ज़्यादातर दूध दिया जाता है। तो इस तरह से उनकी सारी नीड पूरी होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फूड आइटम हैज़ रोगेज। किस फूड में रोगेज होता है वो देखना है हमें। एग, फिश, कॉर्न एंड मिल्क। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, कॉर्न, मकई। मकई में रोगेज होता है। विच स्ट्रीम एनिमल इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी, यानी कौन सा धारा जानवर खराब पानी की गुणवत्ता का सूचक है। तो वो हमको बताना है। पहले तो हम पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर यानी पुअर वाटर क्वालिटी क्या होता है यानी ये देख लेंगे पहले। तो पुअर वाटर क्वालिटी यानी क्या, खराब पानी जो कि पीने के लायक वगैरह नहीं होता है, उसे कैसा पहचाना जाता है। एक यानी एनिमल है उसके ज़रिए भी पहचाना जाता है। और इसके और सारे भी यानी ये होते हैं, जैसे पहचानने का तरीका होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होता है। दैन टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर भी बहुत डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे ज़्यादा होता है तो उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हो जाता है। दैन वो पीने लायक नहीं रहता है, यानी अच्छा पानी पुअर क्वालिटी हो जाता है। उसमें मिनरल्स वगैरह वो और भी बहुत सारी चीज़ें
पुअर क्वालिटी यानी ख़राब पानी हो जाता है, फिर वो पीने लायक नहीं होता है। तो इस तरह से पुअर वाटर क्वालिटी के बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं। तो किस वजह से हम पहचान लेते हैं कि ये ख़राब पानी है? एनिमल होता है वो, यानी इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। तो वो देखेंगे हम। ब्लैक फ्लाई लार्वा यानी काली मक्खी का लार्वा, देन कैंडिड्स फ्लाई लार्वा यानी एक कैडिस फ्लाई लार्वा, देन मे फ्लाई लार्वा यानी मई फ्लाई का लार्वा, एंड रिफल बैटल एक राइफल बिटल। तो कौन सा है वो? उसका राइट ऑप्शन है ब्लैक फ्लाई लार्वा। ब्लैक फ्लाई यानी काली मक्खी का लार्वा होता है, यानी लार्वा यानी क्या? छोटा बच्चा, मक्खी का छोटा बच्चा उस पानी में वगैरह रहा तो वो पुअर वाटर क्वालिटी कहलाता है, यानी जो खराब पानी है वो खराब पानी कहलाता है। तो इस तरह से ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है। काली मक्खी का जो छोटा बच्चा होता है उसको लार्वा कहा जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है ब्लैक फ्लाई लार्वा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ वेस्ट वाटर? अभी वेस्ट वाटर क्या होता है, यानी अपशिष्ट जल क्या है? इसको हिंदी में अपशिष्ट जल कहा जाता है। तो वेस्ट वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर यानी जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे जो घर की जो नीड्स होती है, जैसे हाथ धोना, देन हाथ धोने के बाद जो पानी वेस्ट होता है वो वेस्ट वाटर कहलाता है। देन जो हमारी जो बात वगैरह करते, टॉयलेट वगैरह जाते, तो इस तरह से ये सब कुछ जो वेस्ट वाटर होता है, जो यानी यूज़ कर कर हम फेंक देते, उसको वेस्ट वाटर कहा जाता है। और उसका ऑप्शन हमको बताना है क्या होता है वेस्ट वाटर। वाटर आफ्टर इज बीन यूज्ड द टॉयलेट, टब और सिंक, देन पुअर क्वालिटी वाटर, देन बोथ ऑफ अबो। पुअर वाटर यानी क्या, हमने वो भी देखा अभी क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? बोथ ऑफ अबो, यानी हमने जो यूज़ करते हैं जैसे कि टॉयलेट, टब, सिंक, ये सब यूज़ करते हैं। एंड देन पुअर वाटर क्वालिटी, ये भी वेस्ट वाटर ही होता है। तो इस तरह से पुअर वाटर भी वेस्ट वाटर ही होता है। इस तरह से ये दोनों भी ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेस्ट वाटर रिलीज हाउस इज कॉल्ड, यानी घरों द्वारा छोड़ा गया अपशिष्ट जल क्या कहा जाता है उसको, वो बताना है हमको। यानी घरों द्वारा कैसा वाटर छोड़ा जाता है, जैसे कि अभी देखा हमने शौचालय वगैरह में यूज़ किया जाता है, देन टब में, देन जो बर्तन वगैरह हमारे घर की जो नीड्स होती है, जैसे नहा लिया हमने तो उसका जो वेस्ट वाटर है वो वाटर हम रिलीज़ करते हैं, तो इसको वेस्ट वाटर कहा जाता है। और इस वेस्ट वाटर को बायोलॉजिकल नेम क्या है वो देखना है हमें, सेवेज, स्लड, देन बोथ ऑफ देम, यानी सेवेज, कीचड़, एंड इन दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका राइट ऑप्शन क्या है? सेवेज। सेवेज इसे कहा जाता है, वेस्ट वाटर यानी सेवेज इसे कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेज इज मेनली जनरेटेड फ्रॉम विच ऑफ दिस? सेवेज मुख्य रूप में इनमें से उत्पन्न होता है, तो किन में से होता है? सेवेज हमने अभी देखा, जो वेस्ट वाटर है जो यूज़ किया जाता है उससे सेवेज कहा जाता है वेस्ट वाटर को। और पुअर क्वालिटी का जो वाटर होता है उसे भी सेवेज ही कहा जाता है। देन कहाँ से होता है वो हमने अभी देखा, आपको डायरेक्टली आंसर आ जाना चाहिए अभी। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाउसेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस ड्यूरिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प इन किलिंग जर्म, यानी अपशिष्ट जल उपचार के दौरान कौन सी प्रक्रिया कीटाणुओं को मारने में मदद करती है? तो कौन सी प्रक्रिया है वो देखेंगे हम। वेस्ट वाटर क्या होता है ये हमने अभी देखा लास्ट क्वेश्चन में, तो उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, वेस्ट वाटर को भी ट्रीट किया जाता है, उसमें के जो जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उसको मारने के लिए। तो वो प्रक्रिया को क्या कहा जाता है वो देखना है हमें, एरेशन, देन क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन एंड फ्लोकुलेशन। इसका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है क्लोरिनेशन। क्लोरीन ये यानी एक जो जर्म्स वगैरह है उसको मारने के लिए ये यूज़ किया जाता है।
बैक्टीरिया वगैरह जो पानी में जो यानी होते हैं, फंगल वगैरह, तो इसको मारने के लिए क्लोरीन का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन डज जॉइंडिस अफेक्ट? जॉइंडिस अफेक्ट, कौन सा ऑर्गन में जॉइंडिस अफेक्ट होता है? तो जॉइंडिस किस वजह से होता है, ये पहले हम देख लेंगे। जॉइंडिस किस वजह से होता है? जॉइंडिस होता है एक्सेस अल्कोहल, अगर यानी ज़्यादा अल्कोहल अगर हमने पिया, फिर उसके बाद मेडिटेशन यानी ज़्यादा मेडिकल वगैरह, ज़्यादा गोलियां वगैरह वो खा ली, तो उससे भी जॉइंटिस होता है। और ये कहाँ पर होता है ये बताना है हमको। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को करता है वो देखेंगे हम। लंग्स यानी फेफड़े, हार्ट यानी हृदय, देन लीवर एंड स्टमक। तो इसका राइट ऑप्शन है लीवर, यकृत, लीवर को ये डैमेज करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? क्लीनेस्ट सिटी इंडिया में कौन सी क्लीन सिटी है वो हमको बताना है। ऑप्शंस है मैसूर, सूरत, दिल्ली एंड चंडीगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन है चंडीगढ़। इसके आसपास की जो यानी स्टेट है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ये इसके आसपास के स्टेट है। चंडीगढ़ में यानी वहाँ का जो वेस्ट वाटर वगैरह है उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से किया गया है। वेस्टेज जो है वहाँ का, ह्यूमन वेस्ट वगैरह, तो इस तरह से उसका मैनेजमेंट अच्छी तरह से गया है, इसलिए चंडीगढ़ को वहाँ यानी उसको क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द क्लीनेस्ट विलेज इन इंडिया? विलेज, कौन सा विलेज जो है भारत का सबसे स्वच्छ गांव है वो देखना है हमें। माओलिंगोन, देन पुंसारी, धरनाई एंड बालिया। इसका राइट ऑप्शन है माइलाइनोंग। तो इस तरह से माइलाइनोंग ये इंडिया का सबसे स्वच्छ गांव है। ये मेघालय में स्थित है। मेघालय यानी स्टेट मेघालय में ये जो गांव है ये स्थित है। और यहाँ का जो यानी वेस्ट वगैरह होता है, इसको बाम्बू, यानी बाम्बू आपको सभी को पता होगा, बाम्बू की डस्टबिन बनाई जाती है यहाँ पर, यानी इको फ्रेंडली। इससे यानी प्लास्टिक पर पूरा बैन है वहाँ पर, पॉलीथीन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। देन स्मोकिंग वगैरह भी वहाँ पर नहीं होता है ज़्यादातर। और वेस्टेज का जो सब तरह से यानी सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से इस गांव को क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब इज आर। तो आपको सभी को पता होगा फूड वेब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर घास फूस आ गया, घास फूस को फिर अभी रैबिट यहाँ पर खा लेता है, रैबिट, चूहा वगैरह इसको खाता है, तो ये एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र होती है। फिर इसको सांप खाता है, सांप, स्नैक्स जो है इसको खा लेता है। तो इस तरह से स्टूडेंट, ये रैबिट ने खाया, फिर रैबिट को सांप ने खाया, फिर सांप को ईगल ने खाया, ईगल जो है ईगल ने खाया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एनर्जी साइकिल ये ऐसा ही चलती है। फिर ये डाई हो गया, फिर इसका न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रिएंट। जैसे कि कोई भी डेड बॉडी वगैरह, देन कोई भी वेस्ट जो है उसको डिकम्पोजर यानी नीचे ज़मीन के नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और उसका जो न्यूट्रिएंट मिलता है फिर उससे और घास फूस आता है, फिर उससे और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको फूड वेब कहा जाता है, यानी एक दूसरे पर डिपेंड रहना। तो प्राइमरी सोर्स क्या है एनर्जी का वो हमको बताना है। ग्रीन प्लांट, देन सनलाइट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें राइट ऑप्शन है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। वो कैसे स्टूडेंट्स? आप बोलेंगे कि सन भी हो सकता है, ये भी प्राइमरी यानी एनर्जी देता ही, ये एनर्जी देता ही है। बट स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ये एनर्जी ही देता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि सनलाइट कैसा है, न्यूट्रिएंट को भी यानी
ज़्यादा हीट हुई तो न्यूट्रिएंट भी यहाँ पर यानी ख़त्म हो जाते हैं, ये वेस्ट हो जाता है। देन ग्रीन प्लांट वगैरह जो है ये तो सेकेंडरी में आता है, देन एनिमल जो है ये टर्शरी में आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्राइमरी सोर्स जो है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। और आपने हिंदी में भी पढ़ लिया होगा, हिंदी में आप पढ़ लीजिए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डायरेक्टली। डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड टंड्रा रीजन आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है वो हमको बताना है। हम हिंदी में भी पढ़ लेंगे। रेगिस्तान, घास के मैदान, जंगल और टुंड्राड़ा क्षेत्र इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है वो हमको बताना है। टुंड्राड़ा ये रीजन यानी ये एक इकोसिस्टम है, ये कहाँ पर पाई जाती है। जैसे कि स्टूडेंट आपको डेजर्ट, ग्रासलैंड, ये फॉरेस्ट ये तो पता ही होगा। रेगिस्तान, घास के मैदान एंड जंगल ये आपको पता ही है। बट टुंड्राड़ा रीजन ये थोड़ा न्यू है, तो उसका हम देख लेंगे। जैसे कि माउंटेन वगैरह होता है, जहाँ पर यानी ज़्यादा प्लांट वगैरह नहीं होते, यानी घास फूस होता है और रेनफॉल ज़्यादा होता है, स्नोफॉल होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स उसको टुंड्राड़ा रीजन कहा जाता है। अब यानी आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ये माउंटेन वगैरह पर जो होता है, यहाँ पर ज़्यादा प्लांट वगैरह, ऐसी जगह जहाँ पर प्लांट वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं और घास फूस होता है, इस तरह से वहाँ की इकोसिस्टम होती है, उसको टुंड्राड़ा यानी इकोसिस्टम भी कहा जाता है और टुंड्राड़ा रीजन भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स वो किसके एग्जाम्पल है वो देखना है हमको। बायोमास, देन बायोजोग्राफिकली रीजन, देन इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। इसका राइट ऑप्शन है इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, देन ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है एंड टुंड्राड़ा इकोसिस्टम भी है। जैसे कि मराइन इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। इस तरह से ये भी आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन है इकोसिस्टम के, ये सब एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइज़र में कौन सा जो है न्यूट्रिएंट वो नहीं पाया जाता है, वो देखेंगे हम। हिंदी में भी एक बार हम रीड कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा पोषक तत्व है वो देखेंगे हम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड पोटेशियम। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा, जैसे कि एग्रीकल्चर में ये फर्टिलाइज़र का बहुत यूज़ किया जाता है। उसमें आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये वगैरह जो है, अमोनिया वगैरह है, ये बहुत यूज़ किया जाता है। और इसका राइट ऑप्शन क्या है, आयरन। आयरन क्यों यूज़ नहीं किया जाता है स्टूडेंट्स। आयरन ये एक इनऑर्गेनिक एक एलिमेंट है, आइटम्स है इसका, यानी ज़्यादातर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों ये ऑक्सीडाइज क्यों होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो सॉइल का पीएच होता है वो अबो 7 होता है, 7 के अबो होता है, और ये डायरेक्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है आयरन। तो इससे इसका फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए इस आयरन को यूज़ नहीं किया जाता फर्टिलाइज़र में। तो इस तरह से आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइज़र। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है और आयरन इसमें यूज़ नहीं किया जाता। इसका मैंने कारण भी बताया आपको, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रैप्ड हीट इनसाइड अर्थ इज नोन एज, यानी पृथ्वी के अंदर फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है, रूप में जाना जाता है, किस रूप में उसको जाना जाता है या क्या कहा जाता है उसको, ये हमको बताना है। हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, यानी गर्म ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, भू तापीय ऊर्जा एंड थर्मल ऊर्जा। तो
तो इस तरह से स्टूडेंट्स गर्मी, यानी गर्मी तो ये नहीं हो सकता, पृथ्वी के अंदर जो हीट है वो हमको बताना है। गति ऊर्जा भी ये भी नहीं हो सकता। और इसका राइट ऑप्शन क्या है? भूतापीय ऊर्जा, यानी इनसाइड जियोथर्मल एनर्जी, इसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स। और थर्मल एनर्जी यानी क्या? जो पानी में होता है, पानी गर्म होता है, उसको थर्मल एनर्जी कहा जाता है। तो मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी बताया था, थर्मल एनर्जी यानी थर्मल पोल्यूशन जो है, थर्मल पोल्यूशन ये किससे होता है? जैसे कि कंपनीज वगैरह जो है, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है, हॉट वाटर यानी गर्म पानी डायरेक्टली रिवर वगैरह, नदी वगैरह में डालते हैं, तो वो थर्मल पोल्यूशन होता है। इसी तरह से थर्मल एनर्जी भी होती है जो पानी से बनाई जाती है। तो ये जियोथर्मल एनर्जी है जो कि पृथ्वी के अंदर पाई जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉइल कंजर्वेशन इन द प्रोसेस वेयर, यानी मृदा संरक्षण वह प्रक्रिया है जहाँ, यानी उसका राइट ऑप्शन हमको बताना है। ऑप्शन ए है सॉइल इज एरेटेड, देन सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस, देन स्टेरिलाई soil is converted to fertile soil, then soil erosion is allowed। इसका हम हिंदी में भी देख लेंगे। मिट्टी वातित है, देन मिट्टी को नुकसान से बचाया जाता है, देन बंजर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी में परिवर्तन हो जाती है, देन मृदा अपर्दन की अनुमति है। तो स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सॉइल को बचाया जाता है। सॉइल इज़ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस, यानी सॉइल का लॉस कहाँ पर होता है? जहाँ पर प्लांट वगैरह नहीं होते। हम ये कंजर्वेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमको सॉइल को बचाया जा सकता है। जैसे कि प्लांट वगैरह जहाँ पर नहीं होते, और ऊपर का लेयर बहुत मायने रखता है प्लांट वगैरह के लिए, और वही लॉस हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए किया जाता है, प्लांट वगैरह वहाँ पर ग्रो करना चाहिए। वो जो जड़ है, उनकी जो मूली वगैरह होती है, जड़ होती है, वो यानी आसपास का जो एरिया है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती है, उससे सॉइल लॉस नहीं होता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स सॉइल इज यानी मिट्टी को नुकसान से बचाया जाता है। ये प्रोसेस में मृदा संरक्षण यानी ये प्रक्रिया है जिससे मिट्टी को नुकसान से बचाया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वाटर लॉगिंग इज अ फेनोमेनन इन विच। ये क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर मैंने आंसर नहीं दिया है, आपको आंसर कमेंट सेक्शन में मुझको बताना है। क्रॉप पैटर्न आर रोटेड, देन सॉइल रूट जोन बिकम्स सैचुरेटेड ड्यू टू ओवर इरिगेशन, देन इरोजन ऑफ सॉइल, नन ऑफ द अबोव। इसका हम हिंदी में भी देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको अभी मुझको कमेंट करना है, आपको क्या लगता है कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, वो मुझको बताना है। जल जमाव एक ऐसी घटना है, कैसी घटना है वो हमको बताना है। फसल पैटर्न को घुमाया जाता है, देन अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी का जड़ क्षेत्र संतृप्त हो जाता है, देन मिट्टी का कटाव, देन इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन मुझको आप कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा, मैं इस पर कल डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास सीटेट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको इसमें दिए जाएंगे, 50+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है इसमें, देन एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक आपको इसमें इंक्लूड है। जैसे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक में आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। इसका पर पेपर का फीस जो है ये 2000 है, 2000 है। जैसे कि आपको पेपर 1 या फिर पेपर 2 लेना होगा ओनली, तो आप 2000 भरकर इसको एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप कंबाइन लेते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों भी, तो इसका 3000 फीस है।
डिस्काउंट करा कर आपको दिया जाएगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। मिनिमम आपके पास 1 मंथ है। 1 मंथ में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इसमें कवर किए जाएंगे। डेली आपका लाइव लेक्चर होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह जिसका प्रिपरेशन हुआ होगा तो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, इससे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका एनालिसिस कर सकते हैं। देन एमसीक्यूज क्वेश्चन बैंक है, इससे भी उनको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने जो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए डिज़ाइन किया है। अभी इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो स्टूडेंट्स आज हमने कौन सा आज हमने कौन सा टॉपिक देखा, सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंट। और हम ये 2 यूनिट भी, 2 टॉपिक भी ये जल्द से ही जल्द ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कोर्स को और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।